स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आर्य पाठशाला के इस प्यारी सी परिवार में। मैं आपका पवन भैया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड में पोम नंबर 1। इस पोम का नीम क्या है, क्या आप आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए इस इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है। जी हाँ, हमको नजर आ रहा है अ वर्ड दैट इज क्रो, राइट। गुड। और दूसरा, नीचे एक जेंटलमैन खड़े हुए हैं। ये जेंटलमैन कौन है भाई? ये जेंटलमैन है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया की ये कौन सी पोम स्टार्ट करने वाले हैं? यू आर एब्सोल्युटली राइट, एग्जैक्टली हम स्टार्ट करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। जी हाँ, ये सीबीएसई का लिटरेचर सेक्शन में पोइट्री का पोम नंबर फर्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोम इज नरेटेड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि क्या है, एक क्रो है, क्रो के नीचे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया हैं। क्रो ने रैंडम रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया का मूड चेंज कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया घर से निकले, हो सकता है इनका मूड खराब हो सकता है भाभी जी से लड़ाई हो गई हो, या रीजन जो भी रहा हो। ऐसा पर्टिकुलर इस फॉर्म में कुछ भी नहीं दिया हुआ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया का मूड क्यों ऑफ था। लेकिन हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को इंडिकेट किया है। उन्होंने नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को भी ऑब्जर्व किया है। जी हाँ, तो देखेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोम डस्ट ऑफ स्नो। आर यू ऑल रेडी? जी हाँ, तो जैसा कि हमने पीछे जब हमने चैप्टर स्टडी किया था अनएसेसिव वर्ड, उसमें भी हमने एक बात देखी थी। हमने कहा था, हमने सुना था, हमने पढ़ा था, विदाउट वोकैब हम किसी भी टॉपिक को अच्छे से नहीं। सेम हम यहाँ कैरी ऑन करेंगे। सबसे पहले इस पोम के, हालांकि ये पोम छोटी सी है लेकिन ध्यान रखिए, छोटा पटाखा अक्सर बड़ा धमाका किया करता है। पोइट ऐसे होते हैं जो कुछ ही लाइनों में बहुत कुछ कह जाते हैं। सो हम कैरी ऑन करेंगे अपने वर्ड मीनिंग्स को। देखिए इस पोम में पहला जो वर्ड हमने यहाँ कैरी ऑन किया है, पिक किया, द वर्ड इज डस्ट ऑफ स्नो। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? जी हाँ, डस्ट क्या होती है? धूल होती है। जी हाँ, तो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो आर नोन एज डस्ट ऑफ स्नो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रूट। अब ये रूट क्या है? हेल्ड इन द ग्रेट। मैंने बताया ना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया हमारे जब घर से निकले, भैया का मूड बड़ा खराब है और भैया पूरे दिन जो है पछतावे में कि क्या हो गया, क्या कर दिया। रिग्रेट मीन्स पछतावा होता है ना थोड़ा सा। हमने नेक्स्ट वर्ड अपना पिकअप किया है, द वर्ड इज हेमलॉक ट्री। क्या आप जानते हैं हेमलॉक ट्री क्या होता है? पहाड़ों पे, माउंटेन एरिया में एक पॉइजनस प्लांट पाया जाता है विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। इस पे छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं। ये प्लांट पॉइजनस होता है और पॉइजन पॉजिटिव का, पॉजिटिविटी का सिंबलाइजेशन नहीं होता, वो पॉजिटिविटी को सिंबलाइज नहीं करता, पॉइजन सिंबलाइज करता है नेगेटिविटी को। जी हाँ, हमने नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पिक किया है फॉर्म में, ये भी बहुत अच्छा सा वर्ड होने वाला है। द वर्ड इज मूड। मूड का मतलब क्या है भाई? मेरा मूड आज खराब है, मीन स्टेट ऑफ माइंड इज नोन एज मूड। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया का जो मूड है वो इस समय में खराब था जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे या वहां पे खड़े थे। एग्जैक्टली ऐसा पोम में कुछ नहीं दिया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया वहां से गुजर रहे हैं या उस पेड़ के नीचे खड़े हो। जी, हम कैरी ऑन करेंगे अपनी पोम को। सबसे पहले समझेंगे पोम के इंट्रोडक्शन को कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे, ऊपर एक क्रो है, नीचे देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया खड़े हुए हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया के ऊपर जैसे ही क्रो ने स्नो को शूट डाउन किया है, भैया ने स्माइल करना स्टार्ट किया। द फॉलोइंग पोम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम सबको पता है इस पोम को किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने लिखा है। जी हाँ, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस पोम को किसने नरेट किया है? हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने नरेट किया। दिस पोम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन वंस लाइफ। क्या शो करती है कि हाँ, जो छोटी छोटी चीजें
किसी भी इंसान की लाइफ में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखेंगे ध्यान से, इस पोम के नरेटर का नेम हमको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कौन है इस पोम का नरेटर। जी हाँ, हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया हैं, ये इस पोम के नरेटर है। इनका नेम आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, और इस पोम ने क्या इंडिकेट किया, द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन वंस लाइफ। किसी भी इंसान की जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनकी क्या वैल्यू होती है। आगे देखेंगे इस इंट्रोडक्शन में, थ्रू दिस पोम वी गेट द मैसेज दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन। वर्स्ट, बैड की सुपरलेटिव डिग्री होती है। बैड का मतलब होता है जनरली। कई बार हम बुरी पोजीशन में नहीं होते, बुरे से भी बुरी पोजीशन में होते, दैट इज कॉल्ड द वर्स्ट सिचुएशन, द वर्स्ट पोजीशन। उस वर्स्ट सिचुएशन में ऐसा क्या हो जाए जो हमारी वर्स्ट बेस्ट सिचुएशन में चेंज हो जाए, वही हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने यहाँ पे हमको बताया हुआ है। तो इस चैप्टर का मैसेज भी हमको ध्यान रखना। हम देखेंगे आगे, वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स हैव द एबिलिटी टू मेक वन हैप्पी एंड ओवरकम होपलेसनेस। जी, नेचर में वो पावर है, वो हीलिंग कैपेसिटी है कि नेचर की जो छोटी छोटी चीजें ऑब्जेक्ट्स, वो हमारे किसी भी सैड मूड को, हमारी किसी भी होपलेसनेस को, हमारे किसी भी दुख को पूर्ण से दूर करने वाले होते हैं। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है ना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम हम आगे कैरी ऑन करेंगे स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। जी, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन क्यों जरूरी है। सीबीएसई जब भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देता है तो वहां आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलता है प्रोज सेक्शन से, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली जो सेकंड हमको एक्सट्रैक्ट मिलता है वो मिलता है पोइट्री सेक्शन से। तो पहले हम स्टैंजा को अच्छे से समझेंगे, स्टैंजा को देखेंगे ध्यान से। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from the hemlock tree। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया। जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, इन दिस स्टैंजा द पोइट रिमेंबर्स अ स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंज्ड हिज मूड। पोइट ने उस इंसिडेंट को एक्सप्लेन किया जब, मैंने बताया ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया का मूड बहुत खराब, बेचारे घर से निकले भाभी जी से लड़के, बोले आज तो इनसे बोलना ही नहीं, बहुत मूड खराब है रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया का। Once the poet was in depressed mood and was feeling hopeless. He was under a hemlock tree। मैंने बताया रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया हेमलॉक ट्री के नीचे हैं। इस पोम में इट इज नॉट एग्जैक्टली क्लियर whether the poet was standing under or passing by the hemlock। इस पोम में ये क्लियर नहीं दिया गया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया इस पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं या ये इस पेड़ के नीचे से पासिंग आउट कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। हमको ध्यान क्या रखना है बेटा, हमको ये ध्यान रखना है कि सेंटर पॉइंट क्या है। सेंटर पॉइंट ये नहीं है कि भैया वहां से गुजर रहे हैं या उसके नीचे खड़े हुए वेट कर रहे हैं कि क्रो शूट डाउन कर दें, ऐसा कुछ पोम में क्लियर। सडनली अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री शूक इट, शूक शेक वर्ड पड़ा, हिला देना, झाड़ देना, है ना। तो वैसे ही क्रो भैया जो हमारे पेड़ के ऊपर थे, उन्होंने वहां अपने विंग्स को फ्लैटर किया, फड़फड़ाया, शूट डाउन किया, और डाउन मींस नीचे, भैया के ऊपर क्या गिर गया, सम पाउडरी स्नो फ्रॉम द ट्री फेल ऑन द, जी कुछ पाउडरी स्नो जिसको हमने डस्ट कहा, डस्ट ऑफ, वही टाइनी पार्टिकल्स, सॉरी वही टाइनी पार्टिकल्स जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया की ऊपर गिर जाते हैं, और ये छोटी छोटी पार्टिकल्स जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया के ऊपर गिरते हैं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया जहां अब तक ऐसे थे, अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया स्माइल करने लगते हैं। देखिए ना इमेज में नजर आ रहा है कैसे स्माइल कर रहे हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया। जी, आगे हम कैरी ऑन करेंगे अपने सेकंड स्टैंजा को। सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोम इज has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने यह क्लियर बताया, क्या बताया, द पाउडरी स्नो, जो लिटिल पार्टिकल्स
ऑफ स्नो, भैया के ऊपर गिरे ना, विच फेल ऑन द पोइट, चेंज हिज मूड टू हैप्पी। उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया के सैड मूड को हैप्पीनेस में चेंज कर दिया। जी हाँ, भैया मुस्कुराने लग गए। टिल नाउ द पोइट हैड स्पेंट अ पार्ट ऑफ हिज डे इन सैडनेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने यह क्लियर बताया कि टिल नाउ, अब तक भैया का जो दिन का हिस्सा, जो भी टाइम था, वो सारा का सारा वर्सेस्ट पोजीशन में गया, खराब पोजीशन में गया। However, now he was feeling refreshed. जी हाँ, अब जब डस्ट ऑफ स्नो भैया के ऊपर गई, भैया रिफ्रेश फील करने लगे। ऐसा लग गया कि भैया नहा गए बारिश में। एग्जैक्ट दिस इंसिडेंट saved some part of his day which he would have otherwise spent in sorrow and grief. भैया ने कहा ना, एंड saved some part of a day I had rued, मीन्स मेरे दिन का वो हिस्सा जो टाइम निकल गया वो तो खराब था ही। मैं तो ये सोचा था आज तो पूरा दिन ही खराब जाने वाला है, लेकिन जब भैया के ऊपर ये डस्ट ऑफ स्नो गिरी है तो भैया का बचा कुचा जो दिन था, रेस्ट पार्ट ऑफ द डे, वो भैया का बड़े अच्छे से गुजरा। भैया ने डिसाइड किया आने वाला दिन जो है ना मेरा, ये दिन का जो बचा कुचा हिस्सा है, सॉरी आने वाला दिन, दिन का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द डे, पूरे दिन का जो बचा हुआ हिस्सा है वो बहुत अच्छे से गुजरने वाला है। और वो पार्ट भैया के दिन का इस क्रो ने, डस्ट ऑफ स्नो ने वेस्ट होने से बचा दिया है, सेव कर दिया। आई होप इन दोनों स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आ गई ना? हम आगे कैरी ऑन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के बाद क्या करेंगे भाई, हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है? हमसे एग्जाम में 2 से 3 चीजें पूछी जाती हैं, या तो की थीम पूछी जाती है या की मैसेज पूछा जाता है। हमसे मैसेज पूछा जाता है कि भैया जो पोएट है वो कौन सा मैसेज कन्वे करने वाले हैं, उन्होंने कौन सा मैसेज कन्वे किया है आपको पोम में। तो हम देखते हैं ध्यान। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने हमको ये बताया, वन मोमेंट कैन चेंज योर लाइफ। आपकी जिंदगी का एक मोमेंट आपकी पूरी लाइफ को, आपके पूरे दिन को, आपके पूरे मूड को चेंज कर सकता है। एग्जैक्टली अब इसी मैसेज को हमें वर्ड्स में कैरी ऑन कर देना है। क्या देना है? हमने नरेट किया, हमने मेंशन किया, क्या किया देखें। The poem's key message is that small moments in life can bring change in our mood and thought. जी, जो छोटे छोटे, जो लिटिल मोमेंट होते हैं हमारी लाइफ के, छोटे छोटे पार्ट, वो हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे आते हैं कि हमारा जो सैड मूड है वो हैप्पी मूड में, जो हमारे थॉट्स नेगेटिविटी की तरफ जहां हम जा रहे थे वहां हम नेगेटिविटी सीधा पॉजिटिविटी की तरफ, जी हाँ, ऊपर the poem starts the day feeling sad and regretful. हमने देखा ना पोम में भैया ने बताया कि कैसे उनका दिन कितने मूड ऑफ के साथ, वर्स्टेस्ट पोजीशन के साथ स्टार्ट हुआ। बट अ सिंपल इवेंट इन नेचर, a crow shaking of snow lifts his spirits. जैसे भैया पेड़ के नीचे से गुजरे, भैया का मूड खराब था। जब हमारे क्रो भाई ने शूट डाउन कर दिया डस्ट ऑफ स्नो, भैया के ऊपर गिर गया और भैया का मूड, भैया की सोल, भैया की आत्मा कंप्लीटली जो अब तक दुखी थी वो दिन गार्डन गार्डन हो गया जी। खुशी खुशी से, खुशी खुशी से, खुशी खुशी से गार्डन गार्डन हो गया। भैया का मूड पूरी तरह से चेंज किया। दिस शोज दैट, ये क्या दिखाता है? दैट इवन ऑर्डिनरी और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड ऐसे पल जिनको आपने कभी सोचा ही नहीं हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो, आपने कभी एक्सपेक्ट ही ना किया हो कि ऐसा भी हो सकता है, वो मोमेंट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड रिलीफ। वो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस, स्माइल, खुशी ला सकते हैं, रिलीफ, हमें रिलैक्स फील करा सकते हैं, थोड़ा सा हमको आराम दे सकते हैं। द पोएम टीचर्स, देखिए यहाँ केवल मैसेज की बात नहीं, हमसे ये भी पूछ लिया जाता है। सीबीएसई बहुत स्मार्टनेस शो करता है कई बार। वो एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आता है तो वहां ये भी पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू लर्न और व्हाट डिड द पोएम टीच यू। द डस्ट ऑफ स्नो आपको क्या टीच करती है, आपने उससे क्या सीखा। तो हम इसको भी यहाँ मैसेज में ही कन्वे करेंगे। द पोएम टीच अस दैट
नेचर हैज द पावर टू हील एंड कंफर्ट अस। नेचर में पावर है, ताकत है, कैपेसिटी है, किस चीज की? हमारे बाउंड को हील करने। जो वाउंड हमारे लगा हुआ, जो घाव है हमारे दिल पे, जो घाव लगा हुआ, चोट जो लगी हुई है, उस चोट को कोई और हील नहीं कर सकता। एग्जैक्टली वो हील करने वाला कौन है? इवन व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्टेड, खासकर तब और ज्यादा जब हमको लगे कि अब हम बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं, अब हमारी खुशी की कोई उम्मीद नहीं है, आज हमारा पूरा दिन, पूरी लाइफ खराब होने वाली है। भाई क्यों खराब होने वाली है? आपने भी सोच रखा था कि साहब हमारा इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है, पता नहीं यार कैसे होगा, पूरा इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करेंगे? हम करेंगे ना, आर्य पाठशाला के साथ, पवन भैया के साथ करेंगे ना जी। फोन में हमको एक मैसेज और आगे मिलता है, इट ऑल्सो रिमाइंड अस टू स्टे ओपन टू फाइंड जॉय इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज, खुशियां तलाश। देखिए भाई, किसी इंसान के पास साइकिल नहीं है, वो साइकिल चाहता है। जिसके पास साइकिल है वो बाइक चाहता है। जिसके पास बाइक है वो कार चाहता है। जिसके पास कार है वो पर्सनल प्लेन चाहता है कि मैं सीधा सीधा उड़ जाऊं। अब आप अगर कहीं जा रहे हैं किसी गाड़ी में बैठ के, आप रोड साइड खेलते हुए उन बच्चों को देखिए, आपके पास बैट बॉल है, बैडमिंटन है, तब भी आप खुश नहीं है। वो छोटे छोटे बच्चे उन कंकड़ों से, उन पत्थरों से, उन्हीं से खेल रहे हैं और वहां एंजॉय कर रहे हैं। वो रेत में अपना घर बना रहे हैं, इग्लू का शेप देके, छोटी छोटी चीजों में। कोई हमको ये कहना चाहता है कि छोटी छोटी चीजों में आप खुशियां तलाश करिए। अगर हम खुशियां तलाश करेंगे तो छोटी चीजों में भी हम खुश हो जाएंगे। और अगर हम दुखी होने वाले हैं, जी हाँ, तो आपको कितनी भी बड़ी उपलब्धि मिल जाए, आप कितने भी टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएं, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं? Still open to find joy in small things instead of focusing only on our troubles. जी हाँ, परेशानियों पे फोकस करके कुछ नहीं मिलने वाला। जब आप परेशानियों पे फोकस करेंगे तो ये श्योर है कि आपको परेशानियां और मिलेंगी। कभी भी गॉड को ब्लेम मत करिए, कभी भी खुद को ब्लेम मत करिए, भाई ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अरे नहीं होता भाई, सबके साथ होता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके साथ होते हैं, लेकिन नेचर में वो पावर है जो आपके अप्स एंड डाउन को कवर अप कर सकती है। जी जी। किसी भी फॉर्म में जब हम फॉर्म को स्टडी करते हैं तो पोइट्री सेक्शन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, दैट इज पोइटिक डिवाइसेस। ये जो पोइटिक डिवाइसेस है ना बेटा, ये हमारी पोइट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये पोइटिक डिवाइसेस हैं क्या, इनको हम समझेंगे अपने इस आगे के टॉपिक में, देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट स्टैंजा को हमने यहाँ लिया हुआ है और फर्स्ट स्टैंजा में आप देख रहे हैं हर वर्ड का लास्ट वर्ड हमने हाईलाइट किया हुआ है, एक डिफरेंट कलर से इंडिकेट किया हुआ है। एक्चुअली ये क्या है? एग्जैक्टली राइमिंग स्कीम पे बात कर रहे हैं हम। किसी भी पोइट्री में, किसी भी पोम में राइमिंग स्कीम हुआ करती है और अक्सर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में 2 से 3 चीजें हमसे जरूर पूछी जाती हैं। द फर्स्ट वन, चैप्टर का नेम आपको स्टेंजा एग्जाम में मिलेगा। स्टेंजा के चैप्टर का नेम पूछा होगा, फ्रॉम विच चैप्टर, फ्रॉम विच पोम दीज लाइंस हैव बीन टेकन, ये लाइंस कहां से। सेकंड थिंग, पोइट का नेम, हमको वो भी पता है। द थर्ड थिंग इज राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम और द स्टेंजा। तो ध्यान रखेंगे राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। हम हर लाइन के लास्ट वर्ड पे फोकस, हमने फोकस किया लाइन नंबर फर्स्ट में, लास्ट वर्ड क्या है? क्रो। सेम हमने अल्फाबेट कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे, लेटर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? एबीसी से। तो जो हमारा फर्स्ट साउंड था क्रो, ओ, हमने वहां फर्स्ट लेटर को इंडिकेट किया और हमने इंडिकेशन दिया ए, हमने इंडिकेट किया ए को। देखिए ध्यान से, ये जो वर्ड आ रहा है क्रो, क्रो में हमने साउंड आया ओ, तो हमने फर्स्ट लेटर इंडिकेट किया ए। जी हाँ, अब सेम साउंड कहां रिपीट हो?
हमने उन लाइंस पे फोकस करना है जहां क्रो, थ्रो, स्नो, ओ का साउंड रिपीट हो। तो कहाँ रिपीट हो रहा है? लाइन नंबर 3 में आप देख रहे हैं स्नो रिपीट हो रहा है। जी हाँ, ये देखिए स्नो रिपीट हो रहा है ना। हमने इसको भी इंडिकेट कर दिया है एग्जैक्ट। अब नेक्स्ट साउंड देखें तो हमने फोकस किया कि सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में जो साउंड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो साउंड सेकंड लाइन में प्रोड्यूस होता है हमारा मी, ई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। किसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? ई का। मी, मी में ई का साउंड आ रहा है। अब हमने करना क्या है, हम अपनी नेक्स्ट साउंड पे फोकस करने वाले हैं और नेक्स्ट साउंड है हमारा मी। मी में साउंड आया ई, तो हमने नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट अल्फाबेट इसको दिया बी। क्या दिया इसको? बी। ध्यान से देखिए, मी को हमने इंडिकेट किया है बी से। तो जहां भी ई का साउंड रिपीट होगा वहां हम बी का इंडिकेशन देंगे, बी को मेंशन करेंगे। देखेंगे ध्यान से, हमने अपनी फोर्थ लाइन में ट्री, ये जो आप देख रहे हैं ना ट्री, ट्री पे भी हमने क्या इंडिकेट किया हुआ है? बी। जी हाँ, हमने इंडिकेट किया है। तो इस तरीके से इन सच अ वे हमारी जो राइमिंग स्कीम हो जाती है वो क्या हो जाती है बेटा? ए बी ए, सेम राइमिंग स्कीम आपकी अगर सेकंड स्टैंडर्ड दिया जाता है तो वहां होगी, और अगर फॉर्म में पूरी फॉर्म में पूछ लिया जाता है तो वहां नहीं। देखेंगे ध्यान से, राइमिंग स्कीम के बाद हमारी जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस आती है दैट इज सिंबल। फिगर्स ऑफ स्पीच पे फोकस करने वाले हैं अब हम। जी हाँ, सिंबलिज्म क्या है? जब किसी भी चैप्टर में किसी भी फॉर्म में आपको कुछ ऐसी चीजें दी जाए जो किसी को सिंबलाइज करे। जी हाँ, तो यहाँ किसने किसको सिंबलाइज किया देखेंगे जरा ध्यान से। हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर सिंबल्स दैट आर जनरली एसोसिएटेड नेगेटिव। तो हेमलॉक ट्री नेगेटिव एस्पेक्ट देता है, सेम क्रो हमारा जो है वो भी नेगेटिविटी को सिंबलाइज करता है। बट द पोइट यूजेस दीज सिंबल्स टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन। तो पोइट ने नेगेटिव सिंबल्स को पॉजिटिव वे में यूज किया, यूटिलाइज किया और एक मैसेज कन्वे किया कि नथिंग इज गुड और बैड, नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। एग्जैक्टली। नेक्स्ट हमारी जो पोएटिक डिवाइस आती, हम फोकस करेंगे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ, दैट इज इमेज। ये एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है, ये ऐसा लिटरेरी टर्म है जो मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे पैसेजेस में, सारे के सारे स्टेंजाज में देखने को मोस्टली मिल ही जाता है। रीजन इज दैट द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री क्रिएट्स अ क्लियर विजुअल of delicate snow falling, helping readers imagine the scene. Exactly. जब हमने डस्ट ऑफ स्नो की बात की, जब हमने हेमलॉक ट्री की बात की, जब हमने क्रो की बात की, तो बताइए आपके दिमाग में क्या आया? जब हमने क्रो वर्ड यूज किया हमारे दिमाग में क्रो की इमेज बन गई। जब हमने हेमलॉक ट्री का यूज किया हमारे दिमाग में इमेज बनी कि हम माउंटेन से एक पॉइजनस ट्री होता है व्हाइट फ्लावर्स का और उसको कहते हैं हेमलॉक। हमने इमेजिन किया कि उस हेमलॉक ट्री पे ऊपर बैठे हैं क्रो भैया और उसके नीचे खड़े हुए हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया। जी हाँ, बढ़ेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म है दैट इज एलोकेशन। ये एक ऐसा लिटरेरी टर्म है जो हर दूसरी तीसरी लाइन में अक्सर मिल जाया करता है। फोकस करेंगे हम अपनी पोम की एक लाइन पे जहां दिया गया एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम पार्ट। सेव्ड में कौन सा लेटर रिपीट हुआ? एस। सेम लेटर रिपीट हुआ, सेम साउंड रिपीट हुआ सम में, सेव्ड सम पार्ट एस और एस ये रिपीट हुआ। दैट्स व्हाई इसने क्रिएट किया राइमिंग इफेक्ट दैट इज नोन एज एलोकेशन। एग्जैक्टली। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन सी लिटरेरी
कौन सी पोइटिक डिवाइस और इस पोम में हमको यहाँ यूज, इस पोम में पोइट ने यूज किया मेटाफर क्या, मेटाफर का मीन्स होता है कंपैरिजन विदाउट कंपैरेटिव वर्ड्स, मीन्स एज लाइक और सो, ये वर्ड्स ना दिए गए हो लाइन में और कंपेयर किया गया हो। तो हमने एक स्टेटमेंट देखा, द डस्ट ऑफ स्नो, जो चैप्टर का टाइटल है। तो डस्ट क्या है भाई, धूल होती है। स्नो क्या होती है, बर्फ होती है। तो आप देखिए स्नो पार्टिकल्स को डस्ट पार्टिकल से कंपेयर किया विदाउट एनी कंपैरेटिव वर्ड, ना उन्होंने एज लगाया, ना लाइक लगाया, ना सो लगाया। तो द dust of snow compares falling snowflakes to dust, symbolizing how small seemingly insignificant movements can hold deeper meaning. छोटे छोटे मूवमेंट्स में कैसे कैसे डीपर मीनिंग होते हैं, कितनी गहराई तक हो जाते हैं, ये सारा इस पोम में पोएट ने इंडिकेट किया कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज किए हुए बिना। दैट्स व्हाई इट्स मेटाफर। एक और पोएट्री जो यहाँ यूज होती है, हमने देखा फर्स्ट स्टैंजा जो पोम का है, उस स्टैंजा में जो लाइन दी गई हैं, द वे अफ्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इन चारों लाइंस में कोई भी, जी हाँ, नॉट अ सिंगल पंक्चुएशन मार्क इज देयर, एंड जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट लाइन से कैरी ऑन कर जाता है नेक्स्ट लाइन। एग्जैक्टली इसी को कहते हैं एंजल। समझ आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स की। तो जब भी आपको पोम में ऐसी लाइंस मिले जहां फर्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क कैरी ऑन कर जाए नेक्स्ट लाइन, तो एंजरमेंट वहां पे शो हो जाता है। एंजरमेंट का यूज भी बताया, द सेंटेंस कंटिन्यूज अक्रॉस मल्टीपल लाइंस इंश्योरिंग अ स्मूथ, एक स्मूथ फ्लो देने के लिए विदाउट कंफ्यूजन मार्क कोई लाइन को कैरी ऑन कर देता है, दैट इज नोन एज एंजल। बात करेंगे लाइफ लेसन फ्रॉम द, इस पोम से हमको कौन से लाइफ लेसन मिलते हैं, तो हमने फोकस करना है। हमें लाइफ लेसन मिला कि जो नेचर है, वो नेचर सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देती है। द फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल मूवमेंट्स कैन ब्रिंग बिग, जो छोटे छोटे मूवमेंट हैं वो हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज लाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया का मूड पूरा खराब था, उनका इतना दिन भी खराब जा चुका है, यहाँ तक कि उनका जो रेस्ट पार्ट ऑफ द डे है वो भी खराब जाने वाला था, लेकिन नहीं, अब खराब जाने वाला नहीं है। सेम आपके साथ होने वाला, सेम हमारे साथ होने वाला। हमारा बोर्ड एग्जाम खराब जाने वाला नहीं है, आई प्रॉमिस। अगर मेरे साथ आर्य पाठशाला के साथ पवन भैया के साथ आपने टाई अप किया हुआ है, तो ये प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं 80 आउट ऑफ 80, जी हाँ 80 से नीचे हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमारा टारगेट 80 का है और हम उसको अचीव करेंगे। कीप रिमेंबर, आई कैन एंड आई, वी कैन एंड वी, हम करेंगे जी। तो नेक्स्ट जो लाइफ लेसन मिलता है वो क्या मिलता है, नेचर है द पावर, नेचर में हीलिंग कैपेसिटी है, हीलिंग पावर। हील का मतलब क्या है, जो भी आपकी चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, उस घाव को भरा जाता है, वो हील देना। वैसे लाइफ में अगर कभी भी आप डिप्रेस्ड हो, कभी भी आप सैड मूड में हो, एट दैट टाइम अगर आप लैप ऑफ नेचर, जी हाँ, प्रकृति की गोद में चले जाएंगे, आप रिलैक्स करेंगे। द नेक्स्ट लाइफ लेसन फ्रॉम द पोएम इज अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। वो चीज जिनसे कभी आपने एक्सपेक्ट ना किया हो कि हाँ ये हमें खुशी देने वाली है, वो भी हमारी लाइफ में हैप्पीनेस, ऐसी चीजों को क्रिएट कर देती है कि हम खुश हो जाते हैं। हमारा जो बचा कुचा पार्ट है दिन का, हमारा जो लाइफ का बचा कुचा पार्ट है, वो रेस्ट देने की। द नेक्स्ट लाइफ लेसन इज अ चेंज इन आउटलुक कैन मेक अ डिफरेंस। ये वो स्टेटमेंट है, ये वो लाइफ लेसन है जो डिपेंड करता है हम पे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे, हमारी थिंकिंग पे। आपको ध्यान होगा एक स्टेटमेंट शायद रामचरित मानस में आया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मेंशन किया है मानस में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी ऐसी। एग्जैक्टली, अगर आप नेगेटिव थिंकर हैं तो आप पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी
हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ये जो है वो नेगेटिव थिंकर नहीं है, पॉजिटिव थिंकर है। देखिए ना, क्रो में, हेमलॉक ट्री में, जहाँ दुनिया नेगेटिविटी देखती है, कौआ काला होता है, हेमलॉक ट्री पॉइजनस होता है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को सर्च कर लिया और अपना मूड जो सैड था उसको भी हैप्पीनेस में, स्माइल में चेंज कर लिया। आगे कैरी ऑन करेंगे अपनी पोम को। देखने वाले हैं हम डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने और क्या क्या दिया है। जी हाँ, इस फॉर्म से हमने प्रिपेयर किए हैं कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। बेटा, मोर देन 12 ईयर्स, अबाउट 15 ईयर्स मुझे इस प्रोफेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। ये समझ लीजिए कि यहाँ जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और 99.9% विद इन दिस ईयर अगर डस्ट ऑफ स्नो से कुछ आता है तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। कीप इट। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो? बताइए भाई, इस पोम को, इस चैप्टर को पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो का टाइटल दिया, क्यों दिया? ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले पे हैं, चूज कर लीजिएगा। स्नो पार्टिकल्स वर्टिफाइंग, जो स्नो पार्टिकल्स वो बहुत छोटे छोटे, क्या इसलिए उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो बोला? दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, वो उनके ऊपर आए बिल्कुल जैसे धूल आती है वैसे, इसलिए उन्होंने इसको डस्ट ऑफ स्नो बोला। दे फेल्ट लाइक डस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया को वो डस्ट की तरह लग रहे थे, दैट्स व्हाई उन्होंने इसको डस्ट ऑफ स्नो बोला। और द फोर्थ ऑप्शन इज दे लुक्ड लाइक डस्ट, वो डस्ट की तरह दिखते थे। इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक बार ऑब्जर्व करिएगा और रिप्लाई करिए जल्दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सटीक आंसर, करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर सेलेक्ट किया है। द करेक्ट आंसर इज स्नो पार्टिकल्स वर फ्लाइंग। वो जो स्नो पार्टिकल्स ऊपर से गिरे वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे, दैट्स व्हाई इनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने कॉल किया डस्ट ऑफ। फोकस करेंगे सेकंड एमसीक्यू। द सेकंड क्वेश्चन इज which poetic device is used in the following line sorry and saved some part? अभी हमने डिस्कस किए थे अपने लिटरेरी टर्म, अपनी पोएटिक डिवाइसेस। उन डिवाइसेस में चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सिमिली, द सेकंड ऑप्शन इज मेटाफोर, थर्ड ऑप्शन इज हाइपरबोल एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एलिट्रेशन। देखिए, बात करेंगे पहले चारों ऑप्शन। सिमिली क्या होती है? सिमिली का मीन्स होता है कंपैरिजन करना विद कंपैरेटिव वर्ड्स। वहां कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज, एज लाइक और सो। क्या इसमें एज लाइक और सो दिख रहा? नहीं दिख रहा ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया कि ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये रॉन्ग है, सिमिली नहीं है ना जी। सेकंड ऑप्शन दैट इज मेटाफर, मेटाफर में कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरेटिव वर्ड्स नहीं दिए होते हैं। सेव्ड सम पार्ट में क्या कोई कंपैरिजन किया गया है? नहीं किया गया, मतलब बिल्कुल साफ है, यहाँ भी हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो चुका है। अब हम आगे कैरी ऑन करें, फोकस करेंगे अपने थर्ड ऑप्शन पे, एंड थर्ड ऑप्शन इज हाइपरबोल। तो भाई हाइपरबोल क्या है? हाइपरबोल को समझने के लिए, हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा ऊंचा, और बोल किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देना। तो क्या पोइट ने या किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं कहा। क्या बचता है हमारे पास? हमने फोकस किया था किस पे? हमने फोकस किया था सेव्ड में एस और सम में एस। एस लेटर रिपीट हो गया, एस साउंड रिपीट हो गया, दैट्स व्हाई यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? एग्जैक्टली एलिट्रेशन। हमने फाइंड आउट किया कि हमारा जो एलिट्रेशन है वो यहाँ बिल्कुल ठीक हो चुका है। फाइनली ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करेक्ट। कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो which negative symbols have been used to create a problem? कौन से सिंबल ऐसे हैं जो पोइट ने लिए जो नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को शो करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हेमलॉक ट्री एंड क्रो, सेकंड ऑप्शन क्रो एंड स्नो, थर्ड ऑप्शन स्नो एंड हेमलॉक ट्री
एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्रो एंड डस्ट। जल्दी कीजिए, डिसाइड करिए, फॉर्म अच्छे से पढ़िए ना, सोचिए, बताइए। वाह, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सिलेक्ट किया है, दैट इज अ हेमलॉक ट्री एंड द सेकंड वन इज क्रो। सो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक जाने वाला है भाई, बताइए, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक आपने सेलेक्ट किया हुआ है, हेमलॉक ट्री एंड क्रो। ये दो ऐसे सिंबल्स यूज किए हैं जो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में, नेगेटिव को पॉजिटिव में सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे फोकस करें। पोम से टू लाइंस आपको दी गई हैं, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। व्हाट इज द पोइट्स मूड नाउ? पोइट का मूड क्या है ये बताइए। जी, ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले पे हैं। नाउ मीन्स अब बताने आपको पोइट का मूड कैसा है। अप्रिशिएटिव ऑफ नेचर, तारीफ करने वाला है नेचर की। थॉटफुल, वो अभी भी विचारों में खोया हुआ है। हैप्पी, वो मुस्कुरा रहा है। या कूल, या चिल पड़ा हुआ है बिना किसी टेंशन के। जी हाँ, पहचानिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया जब डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उनका मूड कैसा हो गया? जैसे ये छोटा सा बच्चा हाथ दिखा रहा ना, वैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया हमारे हैप्पी हो गए थे। दैट्स व्हाई विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? जस्ट आइडेंटिफाई द ऑप्शन। जी हाँ, ये हमारा जो ऑप्शन है हैप्पी, कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया खुश हो गए थे। जी हाँ, बिल्कुल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया बहुत ज्यादा खुश हो गए थे जब उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो। फोकस करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि हमने ये डिस्कस किया था कि सीबीएसई में जब क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर में लिटरेचर सेक्शन में हमको टू एक्सट्रैक्ट मिलता है। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट आपका प्रोज सेक्शन से होता है, ऑब्वियस है। सेकंड जो एक्सट्रैक्ट हमको मिलता है वो पोइट्री से मिलता है। द मोस्ट रिपीटेड पैसेज आपके डिस्प्ले पे यहाँ शो होगा। इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से रीड आउट करेंगे। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I have. तो पूरी पोम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में आपको दी गई है। इस पोम को अच्छे से हमने पढ़ा भी है और समझा भी है। इस पोम को स्टडी करने के बाद अब हम अटेम्प्ट करने वाले हैं इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड। एक सिंगल वर्ड में आपको फिलअप करना है। क्वेश्चन को रीड आउट करिए। एंजेलमेंट और एलिट्रेशन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन फर्स्ट फोर लाइन। पहली चार लाइन, जी हाँ, फोकस करिए कि पहली चार लाइनों में यहां से ध्यान रखना है आपको। ये जो फर्स्ट फोर लाइन है, इन फर्स्ट फोर लाइन्स में which poetic device is used here? Enjambment और alliteration। alliteration क्या होता है? repetition of sound। क्या किसी भी लाइन में कोई साउंड रिपीट हुआ है? कोई लेटर रिपीट हुआ है? नहीं हुआ। एग्जैक्टली तो यहाँ विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, करेक्ट। एंजम्पमेंट, जी हाँ, यहाँ एंजम्पमेंट है, मीन्स जब किसी वन लाइन को विदाउट पंक्चुएशन मार्क नेक्स्ट लाइन में कैरी ऑन कर दिया जाए। और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि चारों लाइनों में नॉट अ सिंगल पंक्चुएशन मार्क इज देयर, दैट्स व्हाई। क्लियर है कि यहाँ पे एंजल, क्लियर ना? जी, हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, फोकस करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। ऑफ द मेनी सिंबल्स द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स, टिक द वन दैट फ्रॉस्ट ड्यू अपॉन इन ऑल लाइवलीहुड फॉर दिस फॉर्म। जी हाँ, हमने सिंगल स्टेटमेंट में वेरी शॉर्ट में इसका आंसर देना है कि हेमलॉक ट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने। द सिंबल ऑफ हीलिंग इज वन दैट फ्रॉस्ट ड्यू अपॉन इन ऑल लाइवलीहुड फॉर दिस फॉर्म। क्या बताया रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने? उन्होंने कहा कि नेचर के पास वो चीजें हैं जो आपकी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी ट्रबल को, किसी भी घाव को हील करने की कैपेसिटी रखती है। तो हीलिंग कैपेसिटी नेचर में होती है, ऐसा ही हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को यहाँ पे हमको। तो व्हाट इज नो कंपेयर्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट? इस एक्सट्रैक्ट में स्नो को
किससे कंपेयर किया? हमने बताया ना भाई, डस्ट ऑफ स्नो। देखेंगे ध्यान से, 4 ऑप्शन आपके सामने, हेमलॉक ट्री, डस्ट, पोइट्स हर्ट और पोइट्स मूड। बताइए भाई, स्नो को किससे कंपेयर किया? क्या हेमलॉक ट्री से कंपेयर किया? नहीं किया ना। क्या डस्ट से कंपेयर किया? जी हाँ, डस्ट ऑफ स्नो से हमें इंडिकेट हुआ, डस्ट ऑफ स्नो से। तो दैट्स व्हाई यहाँ ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि स्नो को नरेटर ने कंपेयर किया है डस्ट से। सो एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डस्ट। कैरी ऑन करेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन। कीप रिमेंबर, हर एक्सट्रैक्ट में आपको वन वेरी शॉर्ट, वन फिलअप, वन ट्रू फॉल्स एंड वन शॉर्ट आपको मिलता है और उसका रिप्लाई हमें देना होता है। कीप रिमेंबर, शॉर्ट का रिप्लाई हमको देना होता है अबाउट 40 वर्ड्स। क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द पोइट्स यूज ऑफ लैंग्वेज इन दीज लाइन, आंसर इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। जी हाँ, पोइट की लैंग्वेज हमने ये डिस्कस किया था। और बोर्ड, अब एक क्वेश्चन है, चाहे तो वो एक्सट्रैक्ट में रख दे या शॉर्ट में रख दे, एक क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड जरूर रखता है जहां आपसे पोइट की, नैरेटर की टोन, उसकी लैंग्वेज के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जाता है। तो हमने पोइट की लैंग्वेज यहाँ पे बतानी है, सिंपल से वर्ड्स में नरेट कर देंगे। द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजेस वेरी सिंपल, एवरीडे एंड एक्सेसिबल लैंग्वेज। भैया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी लैंग्वेज यूज की है यहाँ पे? वेरी सिंपल, साधारण सी, एवरीडे जो डेली रूटीन में यूज करते हैं, एंड एक्सेसिबल जो इजी टू अंडरस्टैंड होती है, वो लैंग्वेज भैया ने यहाँ यूज की है। क्यों यूज की है? टू इन्वोक द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ इमोशंस थ्रू, इस पोम के थ्रू वो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन हमको समझाना चाहते हैं। द पोएट टेल्स अस दैट though his mood at the beginning was sorrowful and depressed, पोइट हमको ये बताने की कोशिश करता है कि भाई, दो इन द बिगिनिंग ऑफ द डे, दिन की शुरुआत में भैया का मूड जो है वो सैड था, इट हैज चेंज नाउ, और अब जो सैड मूड था भैया का, वो किसमें चेंज हो चुका है? जॉय में, खुशी में चेंज हो चुका है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया बहुत खुश हैं, कोई टेंशन नहीं, आप भी खुश हो जाइए। बोर्ड में हम 80 आउट ऑफ 80 गेम जो करने वाले हैं आर्य पाठशाला के साथ, पवन भैया के साथ आगे कैरी ऑन करेंगे। हाँ भैया, इस फोटो पे, इस पिक्चर पे जरूर फोकस करिएगा, ऐसे ही स्माइल करते रहिएगा। स्माइलिंग फेस, खून बढ़ता है भाई, ना सिर्फ खून बढ़ता है, अगर मुस्कुरा के तैयारी करेंगे तो मार्क्स भी बढ़ने वाले हैं। आगे हम कैरी ऑन करेंगे सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हमने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हुए हैं, हमने अटेम्प्ट किए हुए हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर। अब हम करने वाले कुछ वो क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड में मोस्टली पूछे जाते हैं, या आगे आपके इस बोर्ड में, जो कमिंग बोर्ड है 2025-26 का बोर्ड एग्जाम है, उसमें आपसे इंग्लिश के एग्जाम में पूछा। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले इज, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? What does the poet say? It has changed his mood. How has the poet's mood changed? पहला क्वेश्चन है, डस्ट ऑफ स्नो क्या? आगे हमसे पूछा गया कि पोइट ने ऐसा क्या फील किया जिससे पोइट का मूड चेंज हो गया। द थर्ड क्वेश्चन है कि वो मूड कैसे चेंज हुआ। तो इन्हीं क्वेश्चंस के रिप्लाई हमें इस फिगर से, इस इमेज से मिलने वाले हैं। देखिए भाई, पहले पोइट का मूड कैसा था? सैड, परेशान है बेचारा। और थोड़ी देर बाद जब डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर गिर जाती है, उसका मूड कैसा हो जाता है? स्माइल कर जाता है फेस भाई, मूड हैप्पीनेस में आ जाता है, मुस्कुरा देते हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया। तो हमें इन सारी बातों को वर्ड्स में यहाँ नरेट कर देना है। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। हमने स्टडी किया था कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स है। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। पोइट का मूड कैसे चेंज होता है? जब वो शावर, वो स्नो शूट डाउन की जाती है प्रो भैया के द्वारा हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया के ऊपर। द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस। और पोइट का मूड कैसे चेंज हो जाता है? सैडनेस से हैप्पीनेस में। जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया थोड़े से परेशान थे, वो मुस्कुरा देते हैं, चिल कर जाते हैं, आनंद भी आ जाता है। और उन्होंने ये क्लियर किया कि अब वो रिफ्रेश फील कर रहे हैं,
और अपने दिन का जो बचा कुछ पार्ट है वो एंजॉय। डिस्प्ले पे आपको नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जस्ट ऑफ नो से पूछा जाता है। प्रीवियस कई ईयर्स में इस क्वेश्चन को रिपीटेडली पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ इस बार दिया जाएगा। इट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स इन अ सिचुएशन दैट मेक्स इट पॉजिटिव। ये हमारा एटीट्यूड ही होता है जो किसी भी चीज को पॉजिटिव बनाता है या नेगेटिव बनाता है। डू यू एग्री? भाई मैं तो पूरी तरह से एग्री करता हूँ। एक्सप्रेस योर व्यूज विद रेफरेंस टू द पोम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के रेफरेंस में नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव थिंकिंग को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो बात इसकी बात है। हमने इस फॉर्म में स्टडी किया। पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया जो है वो परेशान हो रखे थे, उनका मूड सेट था। थोड़ी देर बाद भैया पॉजिटिव थिंकर है, उन्होंने हेमलॉक ट्री और क्रो पे फोकस ही नहीं किया, उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो पे फोकस किया। बोले भाई मुझे क्या लेना, मेरे ऊपर तो डस्ट ऑफ स्नो गिरी है जो पॉजिटिव को सिंबलाइज करती है। भाई भैया का मूड जो वो चेंज हो गया। आई एग्री दैट आवर एटीट्यूड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस आवर परसेप्शन ऑफ सिचुएशन। जी हाँ, मैं तो एग्री करता हूँ कि भाई सिचुएशन में जो आपका परसेप्शन है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सब कुछ चेंज कर सकता है। नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ ले जाए और पॉजिटिव को नेगेटिव एज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म। जैसा कि इस फॉर्म में डस्ट ऑफ फॉर्म में हमारे रॉबर्ट शास्त्री ने द पोम illustrates how a simple seemingly insignificant movement across shaking snow from a hemlock tree onto the narrator alerts his mood and outlook forward। जी हाँ, कैसे नैरेटर के ऊपर रॉबर्ट फर्स्ट भैया के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव थिंकिंग है, जो पॉजिटिव परसेप्शन है भैया का, उसने भैया के नेगेटिव मूड को, भैया के सैड मूड को उन नेगेटिव चीजों के बावजूद भी पॉजिटिविटी में चेंज कर दिया। हम आगे कैरी ऑन करेंगे। दिस एनकाउंटर थ्रू दो माइनर शिफ्ट नैरेटर्स पर्सपेक्टिव टर्निंग हिज डे पॉजिटिव। नैरेटर ने ये देखा कि जो छोटी छोटी चीजें माइनर छोटी छोटी shifts the narrator's perspective turning his day positive। उन्होंने नैरेटर का बचा कुचा जो दिन था, जो पहला वाला दिन था वो उनका खराब जा चुका था, परेशान हो चुके थे नैरेटर भैया को, वो पॉजिटिव वे में चेंज कर दिया। इट अंडरस्कोर्स हाउ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सिंपलिसिटी कैन चेंज आवर आउटलुक। जो छोटे छोटे मोमेंट हैं वो कैसे हमारे आउटलुक को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज करते हैं इन ट्रांसफॉर्मिंग आवर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम नेगेटिव। वो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे एटीट्यूड होता है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। आई होप ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आए तो आप शॉर्ट में इसका रिप्लाई दे देंगे और लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में रिप्लाई देंगे। देखिए भाई, राइटिंग का सीधा सीधा एक सिद्धांत मैं कहूंगा, जो आपसे पूछा गया शॉर्ट में पूछा गया, शॉर्ट में छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वर्ड का यूज करिए और अपने सेंटेंस क्रिएट करते जाइए, आपका शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सेम लॉन्ग में करना है हमें, एक बात को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के कह देना है, लॉन्ग आंसर आपका कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ अब हम बात करने वाले हैं कि इस पूरी फॉर्म को कैसे हम मेमोराइज करें, कैसे एग्जाम में हम शॉर्ट आउट करें। तो यहाँ जितनी भी इमेजेस आपने आर्य पाठशाला के इस इंग्लिश के लेक्चर में, पवन भैया जी हाँ मेरे साथ देखिए, इन इमेजेस को अपने माइंड में फीड आउट कर दीजिए। भाई हमको वर्ड्स का एक क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं हो पाता, 3 घंटे की मूवी की पूरी स्टोरी लर्न हो जाती है। कैसे? जो हमने देखा, जो हम देखते हैं वो हमें अच्छे से याद रहता है। तो इन इमेजेस को ध्यान रखना है आपको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया, ऊपर क्रो है, हेमलॉक ट्री है, नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया खड़े हैं। क्या हुआ? क्रो ने स्नो को, डस्ट को, जो स्नो है बर्फ के जो पार्टिकल्स हैं उनको शूट डाउन कर दिया, भैया के ऊपर गिर गए। भैया का मूड जो सैड था वो चेंज हो गया, भैया ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो भैया ने क्या बताने की कोशिश की? भैया ने बताने की कोशिश की वन मूवमेंट कैन चेंज योर लाइफ। भैया को समझ आ गया, बोले भाई एक मूवमेंट जिंदगी को चेंज कर सकता है। जी हाँ, आपका आर्य पाठशाला के साथ ये सिंगल लेक्चर आपके
10th के इंग्लिश के रिजल्ट को परफेक्शन में चेंज कर सकता है। ध्यान रखना पोइट ने यहाँ दो चीजों का यूज किया जो नेगेटिविटी को सिंबलाइज करती हैं। द फर्स्ट वन इज आई एम लव फ्री एंड द सेकंड वन इज एग्जैक्टली। इनको आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इन सबको ध्यान रख लिया तो मेरा ये वादा है आप भी ये जो छोटे वाले रॉड फर्स्ट भैया है ना इनका बचपन जैसे ये मुस्कुरा रहे ऐसे ही आप भी मुस्कुराएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में और अगले लेक्चर में फिर से हम कवर करने वाले लिटरेचर के रेस्ट ऑफ द पार्ट को। बने रहिएगा आर्य पाठशाला के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।